हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की विसर्ग संधि। आइए देखते हैं विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का सारांश इस त्रिभुज आकृति से हम समझ सकते हैं। इसमें आपके 10th क्लास के पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है सत्व, उत्व, ऋत्व और लोभ, चार प्रकार की संधियां हैं। अब देखिएगा, पहले हम बात करते हैं इस त्रिभुज की। तो क्या होता है इसका सारांश। अगर विसर्ग है तो विसर्ग स में बदल जाता है, और स है तो वो र में बदल जाता है, और र विसर्ग में बदल जाता है, और विसर्ग फिर से र में बदल जाता है, और फिर र ऊ में बदल जाता है, और ऊ में होने पर गुण की स्थिति में गुण हो जाता है। तो ये तो हुई स की स्थिति, सत्व की स्थिति। अब देखिएगा उदाहरण सहित, जैसे सत्व का है विष्णुस त्राता, ये कहता है कि सस जुसो रू, ये कहता है कि अगर स है, किसी शब्द में स है तो स का र हो जाएगा, स का सस जुसो रू से र हो जाता है। फिर आगे कहता है कि खर अवसानीय विसर्जनीय, ये तीनों सूत्र जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। दूसरा सूत्र खर अवसानीय विसर्जनीय, ये कहता है कि आगे खर हो, खर का मतलब होता है पहला दूसरा वर्ण, मतलब कैक है, चैच है, टेट है, तैत है और पैप है। तो ये दूसरा वर्ण हो और स हो, तो ऐसी स्थिति होती है। फिर एक और सूत्र लागू है, विसर्जनीय श, अगर विसर्ग है तो उस विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है, या देखिएगा श हो जाता है। और 3 प्रकार के विसर्ग होते हैं, उसमें से केवल विसर्ग जो विसर्जनीय विसर्ग है अर्थात सामान्य विसर्ग है, वो उसमें ही लागू होता है, जीवामूलीय और उपधमानीय विसर्ग में लागू नहीं होता है। तो अब उदाहरण से ही समझते हैं। पहला उदाहरण है सत्व संधि का कि विष्णु स, तो स का हो गया र, कब, क्योंकि तय यहाँ पर खर है इसलिए, और फिर विसर्ग होने पर वापस स बन गया, तो ये स्थिति वापस घूम गई। स का र का विसर्ग, विसर्ग का स। दूसरा देखिएगा इसका धनुष टंकार, धनुष टंकार। तो यहाँ पर क्या होगा, धनुष है जो ये जो ट है, और ट के साथ स्टू होता है, स्टू का मतलब स, ट और ठ, ये तीनों साथ चलते हैं। इसी तरह स्टू और इसी तरह स्तु होता है। इसका मतलब ट वर्ग है तो ट वर्ग के पीछे स आया है, तो इस सॉरी यहाँ थोड़ा गलत बता दिया। अगर धनु यहाँ विसर्ग है तो इस विसर्ग का कौन सा श बनेगा तीनों में से, तो यहाँ से षटकोण वाला बनेगा, और ये शब्द बनेगा धनुष टंकार, धनुष टंकार। तीसरा उदाहरण देखिएगा रामः च, तो यहाँ पर जो ये विसर्ग है उसका क्या बनेगा, तो यहाँ पर च है, तो च होने की वजह से यहाँ पर स सलगम वाला बनेगा, तो ये बनेगा रामश च। तो ये स्थिति बनेगी सत्व संधि से। दूसरा इसका उदाहरण है कि वासरी, वासरी, और वासरी ये कहती है कि जो आपने खर की स्थिति बताई थी उसमें अगर स हो तो उसमें दोनों स्थिति लागू होती है। जैसे देखिएगा, अगर विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में पहला और दूसरा वर्ण हो, और पहला और दूसरा वर्ण और उसके बाद में अगर श या श हो, तो ये तो बात हुई सत्व का पहला भाग, और वासरी है सत्व का दूसरा भाग। वासरी ये कहता है कि इसमें दोनों स्थिति होगी, ये भी स्थिति हो जाएगी, ये भी स्थिति हो जाएगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। हरि शेते, यहाँ देखिएगा हरि शेते, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ विसर्ग है और स है, तो इसकी 2 स्थितियाँ बनेगी। पहली स्थिति तो है कि यथा स्थिति रह जाएगी हरि शेते, ठीक है, और दूसरी स्थिति है कि इसके हरि और स सलगम का होने की वजह से यहाँ पर इसका निकटतम जो स बन जाएगा, अर्थात स का क्या बनेगा, ये स बनेगा, हरि सेते। यही स क्यों बना, क्योंकि इस
स के साथ वही स बनता है और बाकी उच्चारण स्थान के हिसाब से निर्धारित होता है। तो हरि सेते। इसी तरह दूसरे शब्दों में इसी तरह ये होगा श। तो ये सत्व संधि होगी। अब अपन चलते हैं उत्व संधि पर। उत्व संधि क्या कहती है? ऊपर जो लिखा हुआ है आई है उसको ध्यान से देखें, फिर संधियाँ देखते हैं। देखिएगा प्लस है यहाँ पर और प्लस के पहले पूरी आई लिखी हुई है और प्लस के आगे स्वर और स्वर के बाद पूरे व्यंजन लिखे हुए हैं। व्यंजन के भी दो भाग कल्पना करके दिमाग में रख लीजिएगा। पहला भाग इधर है और दूसरा भाग आगे लिखा हुआ है। अब यहाँ से अपन संधि पढ़ना शुरू करते हैं। तो उत्व संधि होती है ए के आधार पर। उत्व संधि होती है ए के आधार पर। अगर उत्व का पहला भाग देखें तो वो ये कहता है कि अगर ए हो और ए के बाद में ए हो, ए के बाद में ए हो, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ये ए और ये विसर्ग। विसर्ग का बन जाएगा रे का बन जाएगा फिर ऊ। विसर्ग का रे और रे का बन जाएगा ऊ और ऊ फिर बदल जाएगा ओ में। क्यों? क्योंकि ए प्लस ऊ मिलकर के ये बन जाएगा ओ और आगे ए रहेगा। तो उदाहरण से देखते हैं। शिव धन अर्ची। तो यहाँ पर क्या बना? शिव वे का ए और इस रे का बन गया ऊ और फिर ये दोनों मिलकर के बन गए ओ और ए होने की वजह से ये पूर्व रूप की स्थिति बनती है। पूर्व रूप संधि तब होती है जब प्लस के पूर्व पद में ए या ओ हो और बाद में ए हो तो एस जैसा चिन्ह अर्थात अवग्रह चिन्ह लगता है। तो ये अवग्रह चिन्ह वाला रूप बन जाएगा और ये हो जाएगा शिवो अर्चे। क्या बन गया? शिवो अर्चे बन जाएगा। तो ये तो हुआ उत्व का पहला भाग। इसी तरह रामो एवदत्त वगैरह उदाहरण हो जाएगा। उत्व का दूसरा भाग की बात करते हैं। उत्व का दूसरा भाग कहता है कि अगर ए हो, क्या हो? ए के बाद में विसर्ग हो और फिर तीसरा चौथा पांचवा या है ये वह अर्थात हस हो, ये स्थिति हो तो हसी चय सूत्र से उत्व होता है अर्थात उसमें केवल ओ होता है। उसमें केवल ओ हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा जैसे शिव वंदे। तो यहाँ पर क्या? शिव है वंदे। तो यहाँ पर ए वे का ए और फिर विसर्ग का क्या बना? पहले तो बना रे का बना फिर ऊ और ये दोनों मिल गए ऊ और ए, ये दोनों मिलकर के बना ओ। तो ये बना शिवो बन गया और फिर आगे वंदे का वंदे रहेगा क्योंकि आगे कोई पूर्व रूप जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। तो ये हो गया शिवो वंदे। तो ये समझ में आ गया होगा। ए के आधार पर उत्व संधि होती है। ए का दो भाग हो गए, एक तो पूर्व रूप और यहाँ पर हुआ गुण रूप। गुण की स्थिति बनी और वो की वो स्थिति रह गई। और फिर जब ये ओ होता है, पूर्व पद में ओ की मात्रा होती है तो फिर से उसका विसर्ग बन जाता है। मतलब यहाँ से वापस उल्टा घूम जाता है। ओ है, ओ का ऊ का मान लीजिएगा रे और रे का हो गया विसर्ग का रे का ऊ और ऊ का ओ बन जाता है। इसी तरह से का रे का विसर्ग का से और से का रे, दोनों तरफ से कहानी घूमती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आ, ए या आ दोनों की। तो देखिएगा रुत्व संधि के भी दो भाग है। रुत्व संधि का पहला भाग कहता है कि अगर ए या आ हो और उसके बाद में कोई भी हो, यहाँ मैंने इसलिए कुछ भी नहीं लिखा है रुत्व का, तो इसके बाद में कोई भी हो तो भी, लेकिन एक शर्त जोड़ी है कि वो शब्द या तो अव्यय होना चाहिए और या फिर ऋकारांत संबोधन हो, ऋकारांत में संबोधन किया गया हो। जैसे उदाहरण से देखें, अव्यय का बात करते हैं अपन। प्रातः अव्यय है, प्रातः आगच्छति, सुबह सुबह आता है। तो यहाँ पर प्रातः है, अव्यय के बाद में विसर्ग है और विसर्ग में भी ए है और बाद में कोई भी हो तो इसका क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। तो प्रातः रे, फिर ये आ इसमें मिल जाएगा, प्रातः रा गच्छति, ऐसे बनेगा प्रातः रा गच्छति। इसी तरह पुनः अत्र होता है, पुनः एक अव्यय है और अव्यय में देखिएगा यहाँ पर
रे का रे बन जाएगा, विसर्ग का रे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनरत्र। यहाँ पर विसर्ग का रे और ये ए मिलकर के रे पूरा बन गया, पुनरअत्र ऐसा बना। तो रुत्व की पहली स्थिति कहती है, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगाया, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप होता है। ए या आ हो तो भी रे होता है, इसका खंडन कर दिया इसने उत्व का। तो ए या आ हो लेकिन वो अव्यय और ऋकारांत हो, जो कि दूसरी संधि में नहीं होगा। अब इसके दूसरे भाग की बात करते हैं। तो दूसरा भाग है रुत्व का, वो ये कहता है कि अगर पूर्व पद में ये पूर्व पद की स्थिति है, आ से लेकर आ की अपन ने बात कर ली, ई से लेकर के ओ तक की अगर स्थिति है, ई से लेकर के ओ तक की अगर स्थिति है तो उसका रे बन जाएगा। अगर जैसे मुनि इति या भानु असौ, इन दोनों शब्दों को देखिएगा। प्लस के पहले क्या है, मुनि में ई है और भानु में ऊ है। बाद में कोई भी हो तो ई या विसर्ग या ऊ विसर्ग हो तो उसका क्या कर देंगे, रुत्व का मतलब रे कर देंगे। क्या कर देंगे, रे, ये रे। तो फिर हो गया मुनि रे, फिर इसमें ई मिल गया तो ये छोटी ई हो गया, मुनि रीति, ये बन गया मुनि रीति। इसी तरह भानु को देखिएगा, भानु, फिर इस विसर्ग का क्या बना, रे, ये रे हलंत था, फिर इसमें ए मिल गया, पूरा हो गया रे और सौ, भानुरसौ। तो ये हसी चे सूत्र से बन गया, सॉरी ये रुत्व संधि से बन गया, तो रुत्व का दूसरा भाग हो गया। तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। एक बीच में रह गया है आ, अर्थात आ के आधार पर क्या निर्धारित होता है, तो आ के आधार पर निर्धारित होता है, अगर पूर्व पद में आ विसर्ग हो और बाद में कोई भी हो तो उसमें लोप की स्थिति बनती है। क्या बनती है, लोप। हम बात कर रहे हैं लोप संधि की। तो यहाँ अगर प्लस के पहले आ हो तो प्लस के पहले आ हो, जैसे बाला, अत्र, बालिकाएं, यहाँ, तो यहाँ पर बाला राम है, रामो रामः, तो उसी तरह ये बहुवचन है, और जब बहुवचन में कोई भी संधि नहीं बनती है, यथास्थिति हो जाती है, तो इसलिए बहुवचन होने की वजह से ये इसका लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा बाला अत्र, बहुवचन होने की वजह से विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसी तरह ता छात्रा, तो यहाँ पर भी बहुवचन है, सा ते ता, तो ये बहुवचन होने की वजह से यहाँ पर ता छात्रा, लेकिन इस अंतिम वाले में तो ये रहेगा। संधि की स्थिति केवल उत्तर पद और पूर्व पद में ही होती है, अंत में विसर्ग रहेगा। तो लोप की पहली स्थिति आ के आधार पे। अब आगे बढ़ते हैं लोप के आगे। लोप सेकंड की बात करें तो लोप सेकंड की स्थिति है, इसी में ही है वो कहता है कि अगर ऐसे और अगर से, ऐसे शिव से राम, अगर ऐसे या से शब्द आए तो उसका विसर्ग का लोप हो जाएगा। और वो क्यों हो जाएगा, एक विशेष सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा। और उस सूत्र की दूसरी बात यह है कि अगर यही शब्द एस क या अस, अर्थात ऐसे या से के बाद में क शब्द आ जाए और या ए शब्द पहले आ जाए तो उनके अंदर एस के आएगा तो एस के ही रहेगा और अस आएगा तो अस ही रहेगा, जबकि इन दोनों में हट जाएगा। देखिएगा, अगर ऐसे और से ये दो विशेष शब्द हैं, अगर ऐसे और से दो विशेष शब्द आते हैं तो उस विशेष शब्दों के अंदर जो विसर्ग होता है वो हट जाएगा। वो क्यों हट जाएगा, एक विशेष सूत्र के द्वारा वो हटता है। और उस सूत्र की दूसरी बात यह है कि अगर उसके बाद में अगर अकच प्रत्यय आता है, मतलब क लगता है, या फिर नए समास होता है, अर्थात ए लग जाता है उस शब्द में तो नए समास होता है, तो किसी ऐसे शब्द के अंत में क और से शब्द के पहले ए आता है तो उसमें विसर्ग
नहीं हटेगा, वो शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये लोप की दूसरी स्थिति हुई। अब आगे बढ़ते हैं लोप की तीसरी स्थिति कि और लोप कहाँ होता है। अब बात करते हैं उत्तर पद की तरफ आ गए हम। तो अगर आ से लेकर के ओ तक उत्तर पद में अगर स्थिति है तो वो हमेशा लोप होगा, हमेशा लोप की स्थिति होगी। जैसे देखिएगा, हाँ, जैसे शिव है आगच्छति, शिव आते हैं, या शिव इच्छति, शिव इच्छा करते हैं, या शिव एति, इस प्रकार से शब्द है। इसमें ज़्यादातर धातुएं आती है, ये ध्यान रखें। तो इसमें आ है, इसमें ई है, इसमें ए है उत्तर पद में। ये वाला पद क्या है? उत्तर पद है। तो उत्तर पद में अगर आ से लेके ओ तक होता है तो क्या होता है? तो लोप होता है। फिर से सारांश निकालते हैं। अगर सत्व संधि कैसे होगी? 4 संधि है, सत्व की बात करते हैं। अगर विसर्ग है तो विसर्ग का स हो जाएगा, स का, फिर रू बनता है, रू का ऊ का लोप हो जाता है, फिर रे बनता है। अर्थात विसर्ग का स का रे और रे का विसर्ग बन जाता है। और फिर ये विसर्ग फिर से विसर्ग का रे बनता है और रे का ऊ बनता है और ऊ का ओ बन जाता है, अर्थात गुण संधि हो जाती है, या पूर्व रूप है तो पूर्व रूप हो जाती है। तो ये हुई सत्व संधि। सत्व संधि का दूसरा भाग है कि अगर खर पहले दूसरे के बाद में अगर श और श अगर आए तो, और इधर विसर्ग आए तो ये दोनों स्थितियाँ होती है, ये वाली स्थिति भी और ये वाली स्थिति भी होती है। वासरी अथवा स होने पर दोनों स्थितियाँ होगी। अब बात करते हैं उत्वे की। तो ए के आधार पर उत्वे का निर्माण होता है। ए उत्वे के 2 भाग है। ए के बाद में ए हो तो उसका उत्वे बनेगा, और दूसरी है कि ए के बाद में अगर तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण हो तो भी उत्वे बनेगी, उसमें भी ओ होगा। अब आगे बढ़ते हैं आ। ए या आ हो तो रुत्वे भी बनती है, अर्थात विशेष स्थिति में जब अव्यय हो या रिकारांत शब्द हो तो ए आ लागू होता है। ऋत्व का दूसरा भाग है, अगर ई से लेके ओ तक अगर कोई शब्द है पूर्व पद में तो ऋत्व बनेगी, और ये स्थिति अगर उत्तर पद में है तो क्या बन जाएगा? लोप की स्थिति बन जाएगी। आ से लेकर के ओ की अगर स्थिति है तो वो लोप बनता है। और इनकी बात हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये सारांश था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।